नमस्कार। इतिहास के गलियारों में आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं, सीधे मारवाड़ की धरती पर। हमारे सामने है कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज जो हमें राव रणमल से लेकर राव मालदेव तक राठौर शासकों के एक बेहद अहम और तूफानी दौर की कहानी बताते हैं। जी। हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इन शासकों की जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनकी कामयाबियों और उनके सामने जो बड़ी चुनौतियां आईं उन्हें गहराई से समझना है। बिल्कुल। ये वो वक्त था जब मारवाड़ ने अपना परचम भी लहराया और भयंकर संघर्ष भी झेले। तो चलिए खोलते हैं इतिहास की ये परतें। बिल्कुल, ये कहानी करीब 125 साल की है। आप मान लीजिए मोटे तौर पर 1427 से 1562 ईस्वी तक। इसमें सत्ता के लिए खींचतान है, परिवार के अंदर के समीकरण है, राज्य फैलाने की महत्वाकांक्षा है और दिल्ली जैसी बड़ी ताकतों से टक्कर भी है। हम देखेंगे कि कैसे हर शासक ने अपने दौर में मारवाड़ की तकदीर पर अपनी छाप छोड़ी। अच्छा। तो शुरुआत करते हैं राव रणमल से। तो राव रणमल, जिनका शासनकाल 1427 से 1438 ईस्वी तक रहा, दस्तावेज बताते हैं कि उनका असर सिर्फ मारवाड़ तक ही नहीं था। ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बहन हंसाबाई की शादी मेवाड़ के बुजुर्ग शासक थे राणा लाखा, उनसे हुई। हाँ। और इसके बाद तो जैसे मेवाड़ की राजनीति में उनका सिक्का चलने लगा। बिल्कुल। यहाँ तक कि अपने भांजे मोकल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने में भी उनका बड़ा हाथ रहा। ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ, प्रभावशाली तो था, लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए कैसे पारिवारिक रिश्ते सत्ता के खेल में तुर्क का इक्का बन जाते हैं। रणमल ने न सिर्फ मोकल को गद्दी दिलवाई, बल्कि मेवाड़ के दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन सत्ता के गलियारों में जरूरत से ज्यादा नजदीकी अक्सर खतरनाक साबित होती है। अच्छा। वही रणमल के साथ हुआ। उनका बढ़ता दबदबा मेवाड़ के सामंतों को खटकने लगा। उन्हें लगा कि ये मारवाड़ी सरदार हम पर हावी हो रहा है। अंदरूनी जलन। बिल्कुल। और आखिरकार 1438 में, चित्तौड़ में ही कहा जाता है, उनकी प्रेमिका थी भारमली। ओहो। उनके जरिए मेवाड़ी सामंतों ने उनकी हत्या करवा दी। ये एक कड़वा सच है। सत्ता के शिखर के जितना करीब जाओ, खतरा उतना ही बढ़ जाता है। बाप रे। मेवाड़ में जो ताकत उन्होंने बनाई, वही उनके अंत का कारण बनी। खैर, रणमल के बाद उनके बेटे राव जोधा का वक्त आया, 1438 से 1489 ईस्वी तक। जी। पिता की ऐसी हत्या के बाद उनके लिए तो हालात बहुत मुश्किल रहे होंगे। हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें काफी भटकना पड़ा। हाँ। सोजत के आसपास रहकर अपनी ताकत फिर से जोड़ने की कोशिश करनी पड़ी। बिल्कुल सही कहा। उनके लिए वक्त अग्नि परीक्षा जैसा था। पिता की हत्या, राज्य छिन जाने का खतरा, मारवाड़ पर मेवाड़ का कब्जा हो गया था एक तरह से। अच्छा, मेवाड़ का? हाँ, रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जोधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य और रणनीति से काम लिया। कई साल के संघर्ष के बाद आखिरकार 1453 में वो मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हुए। अच्छा, 1453 में? जी, ये उनकी हिम्मत और लगन का सबूत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी समझा कि सिर्फ लड़ाई से काम नहीं चलेगा। मेवाड़ से जो पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने एक बड़ा कूटनीतिक दांव चला। क्या? अपनी बेटी श्रृंगार देवी की शादी मेवाड़ के राजकुमार रायमल से कर दी। आमल बावल की संधि कहते हैं इसे, जिसने मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाएं भी तय की। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरंदेश शासक भी थे। जानते थे कि कब तलवार चलानी है और कब रिश्ते जोड़ने हैं। वाह, ये तो युद्ध और शांति दोनों मोर्चों पर जीत हासिल करने जैसा है। और राव जोधा का नाम आते ही जहन में जोधपुर शहर और वो मेहरानगढ़ का किला आता है। बिल्कुल। 1459 में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इस शानदार किले की नींव रखना, जिसे मयूरध्वज गढ़ भी कहते हैं, और जोधपुर शहर बसाना, ये तो उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। हाँ, यकीनन। कहते हैं किले के अंदर उन्होंने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। जी हाँ, अपनी आराध्य देवी का। और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी तो काफी किया था। हाँ, मेहरानगढ़ और जोधपुर तो जैसे उनकी पहचान बन गए। लेकिन उनके शासनकाल का एक और दिलचस्प पहलू है। एक तरफ तो उन्होंने मेड़ता, फलोदी, पोखरण, भाद्राजून, सोजत, सिवाना, यहाँ तक कि नागौर तक के इलाके जीतकर मारवाड़ को मजबूत किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के वक्त में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी शुरू हुआ।
एक तरह से कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण मतलब ये कि सत्ता एक केंद्र यानी जोधपुर में सिमटी नहीं रही। उनके अपने ही बेटे बीका ने उत्तर में जांगल प्रदेश में एक नया राठौड़ राज्य बसा लिया। ओ, बीकानेर वाला। हाँ, वही जो आज बीकानेर कहलाता है। दूसरे बेटे दूदा ने मेड़ता में अपनी अलग रियासत कायम कर ली। अच्छा, तो ये एक तरह का विरोधाभास है। केंद्र मजबूत हो रहा है पर साथ ही नई शाखाएं भी फूट रही हैं। ये तो दिलचस्प है। उधर जोधपुर में उनकी हाड़ी रानी जसमादे ने रानीसर तालाब बनवाया, जो दिखाता है कि निर्माण कार्य सिर्फ किले तक सीमित नहीं थे, पानी का इंतजाम भी जरूरी था। सही बात। कुल मिलाकर जोधा ने बिखरी हुई रियासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे एक नई पहचान और मजबूत आधार दिया। जोधा के बाद उनके बेटे राव सातल का शासनकाल आया, पर वो काफी छोटा रहा, सिर्फ 1489 से 1492 ईस्वी तक। हाँ, बहुत छोटा। लेकिन इस छोटे से वक्त में भी एक बड़ी घटना हुई, कोसाणा का युद्ध 1492 में। जी। इसमें उन्होंने अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ला खां को हराया था। ये घुड़ला खां कौन था और ये युद्ध इतना खास क्यों है? हाँ, सातल देव का शासनकाल भले ही छोटा था पर कोसाणा की जीत यादगार बन गई। घुड़ला खां वो अजमेर के हाकिम मल्लू खां का सेनापति था और उसने मारवाड़ के इलाके में पिपाड़ के पास लूटपाट मचा रखी थी। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को, करीब 140 कन्याओं को बंदी बना लिया था। अरे! राव सातल को जब ये पता चला तो उन्होंने उसे चुनौती दी। कोसाणा गांव के पास युद्ध हुआ। सातल ने घुड़ला खां को बुरी तरह हराया, उसका सिर काट लिया और बंदी महिलाओं को छुड़ाया। वाह! लेकिन इस लड़ाई में उन्हें इतने गहरे घाव लगे कि कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल, ये जीत मारवाड़ के सम्मान की रक्षा के लिए थी, पर सातल देव को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन उनकी इसी जीत और वीरता की याद में मारवाड़ में घुड़ला उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। अच्छा। वो जो मटके वाला नाच होता है, हाँ, जिसमें महिलाएं सिर पर छेद वाले मटके में दीपक रखकर नाचती हैं, हाँ। वो छेद वाला मटका घुड़ला खां के कटे हुए सिर का प्रतीक माना जाता है। ये उत्सव आज भी जिंदा है। गजब! तो घुड़ला उत्सव के पीछे ये कहानी है। जी, और उनकी रानी फूला भटियानी ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब बनवाया, जो उस जमाने में पानी की व्यवस्था का एक अहम उदाहरण है। अच्छा, सातल के बाद उनके छोटे भाई राव सूजा गद्दी पर बैठे 1492 से 1515 ईस्वी तक। हाँ, राव सूजा। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने भी बाड़मेर, कोटड़ा, जैतारण जैसे कुछ इलाके जीते, लेकिन उनके समय में कुछ अंदरूनी मुश्किलें भी खड़ी होने लगी थीं, जैसे मेड़ता वाले राव वीरम का जिक्र आता है। बिल्कुल, राव सूजा के समय तक आते आते एक नया ट्रेंड दिखने लगा था। मारवाड़ के जो सामंत थे यानी बड़े जागीरदार, वो काफी ताकतवर हो गए थे। राव जोधा के समय जो विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था वो अब और बढ़ रहा था। बीकानेर और मेड़ता तो अलग हो ही चुके थे एक तरह से। हाँ। और मेड़ता के राव वीरम, जो राव दूदा के पोते थे, वो अपने आप को लगभग स्वतंत्र शासक समझने लगे थे, जोधपुर की सत्ता को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। अच्छा। ये मारवाड़ की केंद्रीय सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती थी। ये वो दौर था जब राजा को अपनी ही रियासत के भीतर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। ये अंदरूनी खींचतान आगे चलकर और बढ़ने वाली थी। यानी बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी चुनौतियां थीं। सूजा के बाद 1515 में राव गांगा मारवाड़ की गद्दी पर बैठे और 1532 तक राज किया। जी, राव गांगा। जब वो शासक बने तब मारवाड़ का आकार कैसा था? मतलब क्या इलाके उनके पास थे और क्या उनके समय में भी संघर्ष जारी रहे? जब राव गांगा गद्दी पर बैठे तब मारवाड़ में मुख्य तौर पर जोधपुर और उसके आसपास के इलाके जैसे फलौदी, पोकरण, सोजत और जैतारण ही सीधे उनके नियंत्रण में थे। ज्यादा बड़ा राज्य नहीं था उस वक्त। अच्छा, तो सिकुड़ गया था राज्य? हाँ, जोधा के समय से काफी कम रह गया था और उनका शासनकाल भी बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के टकरावों से अछूता नहीं रहा। जैसे कांगा ने राणा सांगा का साथ दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी थी राणा सांगा की मदद के लिए, करीब 4000 सैनिक। बिल्कुल, मेड़ता के रायमल और रतन सिंह, मीराबाई के पिता, के नेतृत्व में ये उस समय के राजपूत राज्यों की आपसी एकजुटता दिखाने की कोशिश थी, खासकर बाबर जैसे शक्तिशाली बाहरी दुश्मन के खिलाफ।
हालांकि नतीजा राणा सांगा के पक्ष में नहीं रहा, खानवा में हार हुई। लेकिन गांगा की भागीदारी ये जरूर दिखाती है कि मारवाड़ उस समय राजपूताना की बड़ी राजनीति में एक अहम खिलाड़ी था। लेकिन जैसा आपने पूछा, अंदरूनी मुश्किलें भी कम नहीं थीं। अच्छा, अंदरूनी मोर्चे पे क्या हुआ? उनके अपने ही चाचा थे शेखा, वो शायद खुद गद्दी चाहते थे। उन्होंने जोधपुर पर हमला कर दिया। अपने ही चाचा ने? हाँ, राव गंगा को 1529 में सेवकी नाम की जगह पर उनसे लड़ना पड़ा और उन्हें हराना पड़ा। दूसरी तरफ सोजत के राव वीरम, जो पहले से ही स्वतंत्र होने की फिराक में थे, उन्होंने गंगा की सत्ता मानने से साफ इनकार कर दिया। ओह, वो मेड़ता वाले वीरम? हाँ, वीरमदेव मेड़ता वाले बाद में हुए। ये सोजत वाले थे, शायद उनके ही कोई रिश्तेदार या सामंत। उन्होंने अवहेलना की। इस पर राव गंगा को सख्ती दिखानी पड़ी और उन्होंने सोजत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें लगातार अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। फिर 1532 में राव गंगा की मृत्यु हो गई। उनकी मौत को लेकर भी कुछ अनिश्चितताएं? हाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो महल की खिड़की से अफीम के नशे में गिर गए थे। लेकिन कुछ स्रोत, जैसे मुहणुत नैन्सी की ख्यात, इशारा करती है कि उनके बेटे मालदेव ने उन्हें धक्का दिया था। हालांकि ये बात पक्के तौर पर साबित नहीं हुई है। ये पितृहंता वाली बात विवादास्पद है। अच्छा, तो पिता की मौत के बाद मालदेव गद्दी पर बैठे और यहीं से कहानी एक नए और शायद सबसे शक्तिशाली मोड़ पर आती है। राव मालदेव का युग 1532 से 1562 ईस्वी तक। जी हाँ। राव गंगा के बेटे मालदेव को तो मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में गिना जाता है ना? कहते हैं गद्दी पर बैठते ही उन्होंने तलवार म्यान से निकाल ली थी। बिल्कुल। राव मालदेव मारवाड़ के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्हें फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक भी कहा है, यानी वैभवशाली, शक्तिशाली। हशमत वाला शासक। हाँ, गद्दी पर बैठते ही उन्होंने जिस आक्रामक तरीके से राज्य विस्तार की नीति अपनाई, वो देखने लायक है। उन्होंने शायद अपने पिता के दौर की चुनौतियों से सबक लिया था और ठान लिया था कि मारवाड़ को इतना ताकतवर बनाना है कि कोई आंख उठा कर न देख सके। उनका सीधा टकराव अपने पड़ोसियों से हुआ, खासकर मेड़ता के वीरमदेव से। अच्छा, ये वही वीरमदेव? हाँ, दूदा के पोते, जिनसे उनके पिता का भी झगड़ा था। और बीकानेर के शासक राव जैतसिंह से भी उनका संघर्ष हुआ, जो उनके रिश्तेदारी थे। मालदेव ने उन्हें भी हराया। और उन्होंने मारवाड़ की सीमाओं को कहाँ तक पहुंचा दिया? सुनने में आता है कि उन्होंने बहुत सारे इलाके जीते थे, 50 से ज्यादा युद्ध लड़े कहते हैं। हाँ, आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, पर जीते बहुत। उन्होंने नागौर जैसा अहम व्यापारिक केंद्र जीता, भादरा जून मेड़ता पर कब्जा किया, अजमेर का बड़ा हिस्सा, टोंक, सिवाना का मजबूत किला, जालोर, एक के बाद एक जीत हासिल करते गए। उनका दबदबा ऐसा हो गया था कि आसपास के कई छोटे शासक उनकी छत्रछाया में आ गए थे। उस समय उत्तर भारत में वो एक बड़ी शक्ति बन गए थे। इसी दौर में 1536 में उन्होंने जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की बेटी उमादे से शादी की। हाँ, रानी उमादे। यही रानी उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। क्या कहानी है इनकी? क्यों रूठ गई थी वो? कहा जाता है कि शादी के रात ही मालदेव अपनी एक उपपत्नी या दासी भारमली के पास चले गए थे। जब उमादे को पता चला तो वो इतनी नाराज हुई कि उन्होंने मालदेव से कभी न मिलने की कसम खा ली। पूरी जिंदगी? हाँ, वो अजमेर के तारागढ़ किले में रहीं और बाद में मेवाड़ भी गईं। मालदेव ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं मानी। आजीवन रूठी रहीं। ये कहानी भी मारवाड़ के इतिहास का एक दिलचस्प मानवीय पहलू है। वाकई, रूठी रानी, ये तो अलग ही कहानी है। लेकिन मालदेव की सबसे बड़ी टक्कर तो शायद दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी से हुई थी। गिरी सुमेल का युद्ध, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, गिरी सुमेल, जनवरी 1544। ये मालदेव के जीवन का और मारवाड़ के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। मालदेव की बढ़ती ताकत दिल्ली के नए बादशाह शेरशाह सूरी को खटक रही थी। जाहिर है दोनों की सेनाएं पाली के पास गिरी और सुमेल नाम की जगहों पर आमने सामने आ डटी। शेरशाह जानता था कि राजपूतों से सीधे मैदान में जीतना आसान नहीं है, खासकर मालदेव की बड़ी सेना के सामने। इसलिए उसने लड़ाई से पहले एक खतरनाक चाल चली। कूटनीति कह लीजिए या धोखा। क्या चाल चली उसने? मैंने सुना है कुछ चिट्ठियों का मामला था। बिल्कुल। शेरशाह ने चालाकी से कुछ जाली खत लिखवाए।
इन खतों में ऐसा दिखाया गया था जैसे मालदेव के 2 सबसे वीर और भरोसेमंद सेनापति जैता और कुंपा वो पैसों के लालच में शेरशाह से मिल गए हैं और मालदेव को धोखा देने वाले हैं। अरे बाप रे। और ये खत जानबूझकर ऐसी जगह डलवा दिए गए कि वो मालदेव तक पहुंच जाएं और शेरशाह अपनी इस मनोवैज्ञानिक चाल में कामयाब रहा। मालदेव को अपने ही सेनापतियों पर शक हो गया। अरे ये तो बहुत बड़ा धोखा था। तो मालदेव ने क्या किया? भरोसा कर लिया उन चिट्ठियों पे? दुर्भाग्य से हाँ। इस धोखे से मालदेव इतने आहत और भ्रमित हुए कि उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़कर वापस जोधपुर लौटने का फैसला कर लिया। सोचिए, एक शासक का अपनी सेना के सबसे वीर योद्धाओं पर से भरोसा उठ जाना कितनी बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। लेकिन जैता और कुंपा, उन्होंने क्या किया? जैता और कुंपा, जब उन्हें पता चला कि उन पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा है और राजा मैदान छोड़कर चले गए हैं, तो उनका स्वाभिमान जागा। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने माथे पर लगे इस कलंक को धोकर ही रहेंगे, भले ही जान चली जाए। अपनी स्वामी भक्ति और मारवाड़ की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ, कहते हैं सिर्फ कुछ हजार सैनिक थे, शेर शाह की विशाल अफगान सेना पर धावा बोल दिया। और उन्होंने कैसा युद्ध किया? अविश्वसनीय, अद्भुत वीरता दिखाई। जैता और कुंपा ने जिस बहादुरी से लड़ाई की उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने शेरशाह की सेना में सचमुच हाहाकार मचा दिया। वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन मरते दम तक उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। उनकी वीरता देखकर खुद शेरशाह सूरी भी हिल गया था। कहा जाता है कि जब बड़ी मुश्किल से उसे जीत मिली तो उसके मुंह से निकला, बोलियो सूरी बैन्यू, गिरी घाट खमसाण, मुट्ठी खातिर बाजरी, खोदे तो हिंदवाण। इसका मतलब मैं मुट्ठी भर बाजरे, मारवाड़ की कम उपजाऊ जमीन का प्रतीक, के चक्कर में करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की बादशाहती खो बैठा था। ये शब्द जैता और कुंपा की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वाह, क्या बात है। बिल्कुल। ये युद्ध शेरशाह ने जीता जरूर, और इसके बाद उसका जोधपुर, पोकरण, सोजत, पाली, जालौर, नागौर जैसे मारवाड़ के अहम हिस्सों पर कब्जा भी हो गया। उसने खिजर खां को जोधपुर का हाकिम नियुक्त किया। तो मालदेव के हाथ से निकल गया सब? हाँ, एक बड़े हिस्से पर शेरशाह का नियंत्रण हो गया। ये जीत उसे बहुत महंगी पड़ी थी और उसके सबसे बहादुर सैनिक मारे गए थे। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल। क्या हुआ? शेरशाह का ये दबदबा ज्यादा टिक नहीं पाया। अगले ही साल 1545 में कालिंजर के किले का घेरा डाला हुआ था उसने। वहां बारूद के एक ढेर में धमाका हुआ और उसी में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। अरे, मतलब गिरी सुमेल के बस 1 साल बाद ही? हाँ, ज्यादा समय नहीं मिला उसे अपनी जीत का फायदा उठाने का। और शेरशाह की मौत मालदेव के लिए एक मौका बन गई होगी। बिल्कुल। जैसे ही शेरशाह की मौत की खबर फैली, राव मालदेव ने फुर्ती दिखाई। उनमें ये कमाल की क्षमता थी वापसी करने की। उन्होंने एक एक करके अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। जोधपुर वापस लिया, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर, मेड़ता सब वापस मारवाड़ के नियंत्रण में आ गए। अच्छा, तो गिरी सुमेल की हार एक झटका जरूर थी, लेकिन मालदेव ने हार नहीं मानी और मारवाड़ को फिर से खड़ा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने 1557 में अजमेर के पास हरमाड़ा नाम की जगह पर हुए युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को भी हराया। राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता? जी हाँ, उन्हीं को। तो इससे उनकी ताकत और प्रतिष्ठा फिर से कायम हो गई। कमाल है। मतलब गिरी सुमेल की हार के बावजूद वो फिर से उठ खड़े हुए हैं। तभी शायद फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हशमत वाला राजा कहा होगा। निश्चित रूप से। हशमत का मतलब ही होता है शानो शौकत, ताकत, वैभव। उस समय के बड़े इतिहासकार जैसे मुगल दरबार के अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद अगर मालदेव को ये खिताब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उत्तर भारत की राजनीति में उनकी हैसियत बहुत बड़ी मानी जाती थी। वो सिर्फ एक योद्धा और विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक निर्माता भी थे। उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने पर बहुत ध्यान दिया। हाँ, निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। उन्होंने क्या क्या बनवाया? किले वगैरह? उन्होंने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की दीवारों को और ऊंचा और मजबूत करवाया ताकि वो भविष्य के हमलों को झेल सके। पूरे जोधपुर शहर के चारों तरफ एक मजबूत परकोटा यानी शहर पनाह बनवाई। अच्छा, शहर की भी किलेबंदी की? जी। इसके अलावा राज्य के दूसरे अहम ठिकानों जैसे सोजत, मेड़ता, जहां उन्होंने मालकोट नाम का एक नया किला बनवाया, पोकरण, सिवाना, नागौर,
इन जगहों पर या तो नए किले बनवाए या पुराने किलों की मरम्मत करवाकर उन्हें अभेद्य बनाने की कोशिश की। तो मतलब रक्षा पे बहुत जोर था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि जीते हुए को संभालने और सुरक्षित रखने में भी विश्वास रखते थे। फिर 1562 में राव मालदेव का निधन हो गया। राव मालदेव ने मारवाड़ को यकीनन उसकी ताकत के शिखर पर पहुंचाया। गिरी सुमेल की हार उनके शानदार करियर पर एक धब्बे की तरह जरूर है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह वापसी की वो उनकी दृढ़ता को दिखाता है। सही बात। उनका शासनकाल मारवाड़ के लिए विस्तार, संघर्ष, निर्माण और प्रतिष्ठा का दौर था। एक ऐसा अध्याय जिसे भुलाया नहीं जा सकता, भले ही वो चुनौतियों से भरा रहा हो। तो ये थी कहानी मारवाड़ के कुछ अहम राठौड़ शासकों की। राव रणमल के मेवाड़ में बढ़ते प्रभाव और त्रासद अंत से शुरू होकर राव जोधा के संघर्ष, स्थिरीकरण और जोधपुर की नींव रखने तक। जी। फिर राव सातल और सूजा के दौर की चुनौतियों से गुजरते हुए राव गांगा के अंदरूनी और बाहरी संघर्षों तक। बिल्कुल। और आखिर में राव मालदेव के जबरदस्त विस्तार, शेरशाह सूरी से वो ऐतिहासिक टक्कर और उनके निर्माण